बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या स्टेटमेंट है और इसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास जो हीट एनर्जी थी वो कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कैसे हम किसी भी सिस्टम में जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो वर्क डन करता है अपने सराउंडिंग पे। तो जब इस केस में हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी मैकेनिकल एनर्जी में। तो जब हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो हमारे पास यहाँ पे हम दो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारे पास बेस कर रहा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की यही स्टेटमेंट है ना कि जब भी एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो ये है कि व्हेन द हीट Q is added to the system, this energy appear as an increase in internal energy। कि जब हम किसी भी सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, स्टोर इन द सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो दो काम होते हैं, एक तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और दूसरा उस पर जो सिस्टम जो है ना वो वर्क डन करता है अपने सराउंडिंग पे। अब हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी कि जब भी हमारे पास एक कंटेनर है उसमें गैस के मॉलिक्यूल है, तो जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो जब भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो ज़्यादा फास्टली मूव करने लग जाएंगे और एज ए रिजल्ट जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास उस लिड को मूव करवाने में हेल्प करेगी। यानी एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी और दूसरा वो वर्क डन कर रहा था लिड के ऊपर यानी अपने ढक्कन के ऊपर। तो ये दो चीज़ें थी, इन दोनों चीज़ जिस सिस्टम में ये दो चीज़ें हो रही होंगी तो मतलब ये है कि वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई हो रहा है। तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो Q इज इक्वल टू, अब ये जो Q है ये हमारे पास वो हीट है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हीट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब पहले जो एनर्जी थी जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी एनर्जी में चेंजिंग आ जाती है, तो यहाँ पे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को स्टडी करते हैं प्लस वर्क डन। अब ये जो प्लस वर्क डन है मतलब है ये वो वाला वर्क डन है जो कि सिस्टम कर रहा है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की तो समझ आ गई, अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद इन डिटेल समझ आ जाए। तो बाईसाइकिल पंप जो कि सब ने देखा ही होगा जिससे हम टायरों में हवा भरते हैं, तो बाईसाइकिल पंप हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की। लेकिन कैसे, अब यहाँ पे हमारे पास एक बाईसाइकिल पंप है। अब ये हमारे पास है एक बाईसाइकिल पंप। अब जब हम बाईसाइकिल पंप को यहाँ से पुश करते हैं तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे यानी यहाँ इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मौजूद गैस के मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा और एज ए रिजल्ट वो मूव करेंगे इस पाइप से इस साइड पे। अब यहाँ पे ना एक थर्मोकपल लगा होता है। अब थर्मोकपल का काम है कि वो हमारे पास जो हीट एनर्जी नीचे से आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में चेंज कर दे। जब थर्मोकपल उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक वोल्टेज में चेंज कर देगा तो यहाँ पे हमारे पास एक मल्टी वोल्ट मीटर लगा होता है, मिली वोल्ट मीटर। तो अब वो मिली वोल्ट मीटर क्या करता है, वो रीडिंग शो करवाता है कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो ये हमारे पास जो बाईसाइकिल पंप है ये हमें बता रहा होता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की कि हमारे पास जब हम किसी भी चीज़ की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि हमने गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ की, एज ए रिजल्ट उसने वर्क डन किया। वर्क डन कैसे किया कि किसी भी, अब ये गैस यहाँ से रिलीज़ होगी तो किसी भी टायर में हवा जो भरते हैं तो हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया ना। तो ये चीज़ है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और फिर वो वर्क डन करती है किसी भी सराउंडिंग पे। अच्छा, अब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। अब ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो हम इंसान है ना, हम एक सिस्टम है,
ठीक है। अब हम सिस्टम क्या करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना क्या करता है, हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस करता है, यानी ये है कि हम हीट इंटेक करते हैं। ठीक है, तो हीट इंटेक करते हैं मतलब हीट सिस्टम में इंटर हो रही है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव हीट है। ठीक है, अब वो जो हीट हमारे अंदर इंटर हो रही है, मतलब जो हमारा मेटाबोलाइज होता है, हमारा फूड जो है ब्रेक डाउन होता है, एज ए रिजल्ट हमें एनर्जी मिलती है। तो वो क्या होता है, जो डेड सेल है, पुराने सेल हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और एज ए रिज़ल्ट नए सेल बन जाते हैं। एक तो हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी मेंटेन हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और दूसरा फिर हमारी बॉडी, जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो हम चलते हैं, फिरते हैं, पढ़ाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो वो हमारे पास जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है वर्क डन करने में, यानी हमारे पास हमारा जो सिस्टम है वो वर्क डन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी मेटाबॉलिज्म की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉलो हो रहा था। नेक्स्ट अब हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे। हमारे पास यहाँ पे इनकी जो फॉर्म्स है डिस्कस की हुई है, एक आइसोथर्मल है हमारी बुक में और एक है आइडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के ही प्रोसेस है फर्दर। तो इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपको होप सो समझ आ गई होगी। ओके, अब हमने देख लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, यानी हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। इसके बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, लाइक आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है और उसके अलावा आइडियाबैटिक है। लेकिन हमारे पास यहाँ जो डिस्कस होंगी वो दो ही हैं, आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल क्या होता है। तो आइसो का मतलब, द वर्ड आइसो जो है ना, उसका मतलब होता है सेम, और थर्मल मीन हीट, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो हीट है या फिर टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब भी किसी प्रोसेस में हमारे पास जो हीट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये एक ऐसा ही सिस्टम है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। अब इसमें हम देखते हैं कि वो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कैसे कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और वो कवर्ड है लिड के साथ, और अब हम इस सिस्टम में इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। हमने देखा था कि जब भी हम किसी भी सिस्टम में हीट प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और एज ए रिजल्ट जो उनका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे ये सिस्टम पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हीट भी प्रोवाइड कर रहे हो और हमारे सिस्टम का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा होता है कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने हीट प्रोवाइड की, तो फिर क्या करेगा, जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। मतलब यह है कि इस कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा पिस्टन जो है उसकी लिड, यानी हमने जो हीट प्रोवाइड की वो उस पर वर्क डन करते हुए उसको पिस्टन को ऊपर मूव करवा रही है। यानी अगर हम इसको ऊपर मूव करवाते रहें तो क्या होगा, जो हमारे पास जो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये कंडीशन होती है कि जब भी हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो वर्क डन कर लेती है कोई, तो जब वो वर्क डन कर लेती है तो मतलब ये होता है कि उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। अब हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो वर्क डन कर रहा है और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब जब हमारे पास किसी भी सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो फिर क्या होता है, हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो ये स्टेट करता है ना कि जब भी हम किसी भी चीज़ सिस्टम में हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी एक तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है और दूसरा वो वर्क डन करती है। तो Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डबल U, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे और प्लस डब्ल्यू, तो उस हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब ये है कि हम जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे ना वो सारी हीट जो है वो वर्क डन करने में ही इस्तेमाल हो जाएगी। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी है कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा और लेकिन उस जो एनर्जी थी उसने उस पिस्टन को ऊपर मूव करवा दिया। ठीक है, तो जितनी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी वर्क डन में लग रही है, मतलब वो सारा काम हो रहा है उस पर, और सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। अब अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस किस्म का कर्व आती है।
अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे पास है प्रेशर P1, ठीक है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो है V1 है इस पॉइंट पे। लेकिन फिर जब क्या हो गया, जब प्रेशर P2 हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जो वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और अगर प्रेशर डिक्रीज होता है जैसे कि इस केस में हो रहा है, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के। और हमारे पास ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये हमारे पास बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये मैनिफेस्टेशन है बॉयज़ लॉ की, ठीक है। तो क्योंकि इसमें वही रिलेशन बन रहा है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें यानी PV, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कॉन्स्टेंट आएगा। तो अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है कि इस आइसोथर्मल प्रोसेस द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ इज़ फुलफिल। अब हमने देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे बॉयज़ लॉ की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि हमारे पास जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही हमारे पास बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट है। थर्ड हमारे पास है कि व्हेन गैस एक्सपेंड और कंप्रेस आइसोथर्मली, अगर हम किसी भी गैस को एक्सपेंड करवाएंगे या फिर कंप्रेस करवाएंगे आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब हमने देख लिया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। हमने देख लिया कि हम जब हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उस वक्त वर्क डन हो रहा होता है और पिस्टन ऊपर मूव करता है और हीट जो है वो सारा का सारा वर्क करवा रही होती है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ये हमारे पास एक्सपेंशन होगी है कि वो एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन अगर सेकंड केस हमारे पास होता है कि हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस करवाते हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं यानी हम उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन मूव करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। जब ये पिस्टन मूव करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास इंटरनल एनर्जी तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर ने कांस्टेंट ही रहना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम उसके ऊपर हीट कंप्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, तो क्या होगा, हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी सिस्टम से। हीट जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट ही रहेगा। और ये दोनों प्रोसेस अगर हम उसको पिस्टन को कंप्रेस करते हैं या एक्सपैंड करवाते हैं तो दोनों केसेस में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। और ये दोनों जो है ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को ही फॉलो करेंगे और आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि पहले केस में हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड की। तो हमने देखा था जब हमने कन्वेंशंस पढ़ी थी तो हम जब किसी भी सिस्टम में हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव हीट होती है। ओके, तो मतलब ये है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने हीट प्रोवाइड की सिस्टम में तो क्या किया, सिस्टम ने वर्क डन किया सराउंडिंग पे या वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम भी पॉजिटिव ही होता है। तो ये वाला फर्स्ट केस था हमारे पास कि जब हमने हीट प्रोवाइड की तो सिस्टम ने वर्क डन किया। सेकंड केस था कि हमने अगर हम उसके ऊपर वर्क डन करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं तो वो नेगेटिव वर्क डन होता है। तो जब हम नेगेटिव वर्क डन करेंगे तो एज ए रिजल्ट हीट क्या होगी, सिस्टम से मूव करेगी, आउट ऑफ द सिस्टम मूव करेगी, यानी हीट एक्सट्रैक्ट होगी। और जो हीट एक्सट्रैक्ट होती है उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास सेकंड केस था कि हमारे पास जो सिस्टम की हीट है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है और उस पर हम वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हीट एक्सट्रैक्ट होगी। तो ये दो प्रोसेस थे हमारे पास। और इन दोनों केसेस में जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी हमारे पास जो सिस्टम है वो आइसोथर्मली बिहेव करेगा। देन हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट यही हमने देखा है कि हमारे पास जब प्रेशर इंक्रीज़ करेगा वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था P1 V1 इनिशियल वॉल्यूम थे, P2 V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम थे। अब जब हमारे पास P1 और P2 की बात हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मतलब P और V ये हमारे पास होगा कांस्टेंट होगा। कैसे कि अगर हमारे पास P जो है 5 है तो V क्या हो जाएगा, अगर 2 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 5 2 10 है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास P2 हो जाता है तो V ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें हमारे पास बेसिक यही है कि टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्सली रिलेशनशिप है, यानी ये बॉयज़ लॉ की मैनिफेस्टेशन है।
अब जो हमारे पास सेकंड केस है, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एप्लीकेशन की बात करें तो सेकंड हमारे पास केस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कोई हीट सिस्टम में ना ही इंटर होती है ना ही लीव करती है। आइसोथर्मल से बिल्कुल ऑपोजिट, आइसोथर्मल में हमारे पास हीट इंटर भी हो रही थी और लीव भी कर रही थी, लेकिन इस केस में हमारे पास जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो ना ही सिस्टम में इंटर होगी और ना ही वो सिस्टम को लीव कर सकेगी। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की हमारे पास इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डबल यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हम Q को ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो हीट है वो ज़ीरो है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, Q को जब ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। या तो फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U। अब ये माइनस W या फिर प्लस W कब होता है ये हम नेक्स्ट केस में देखते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का क्या मतलब है, अब हमने पीछे देख लिया कि एक एक्सपेंशन होना है, मतलब जैसे हम देखते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम होना है, ठीक है, तो वही हमारे पास चीज़ एक्सपेंड हो रही होती है। तो अब यहाँ पे देखें कि इस केस में हमारे पास हीट तो ना ही इंटर हो रही है ना ही लीव हो रही है, तो हमने एक कंटेनर ऐसा लेना है जो कि आइसोलेटेड हो, यानी एक ऐसा कंटेनर हो जिसमें से ना हीट इंटर हो सकती हो ना ही उसको लीव कर सकती हो। तो इस केस में क्या होगा, इफ़ गैस एक्सपेंड्स एंड डज एक्सटर्नल वर्क। अब हम कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, अब जो सिस्टम है वो खुद ही वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है गैस। और अब एक्सपेंड किस बेस पे होगी, अगर उसके अंदर एनर्जी होगी तभी तो वो एक्सपेंड होगी, वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अपना वर्क डन करेगी। तो क्या होगा, इट डज एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल। जब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वर्क डन करेगी, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा उस वक्त। तो जब हम देखते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन एज ए रिजल्ट जो उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो तो डिक्रीज हो रही है ना, वो तो फॉल हो रही है। तो मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो भी डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो जो डिक्रीज इन टेम्परेचर एनर्जी और इंटरनल एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव डेल्टा U के साथ, यानी वो फॉल कर रहा है टेम्परेचर। तो ये हमारे पास थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इस केस में हम एक डायग्राम में भी देखें तो पहले हमारे पास जो पिस्टन था वो नीचे था, लेकिन फिर उसने खुद ही वर्क डन किया और वो ऊपर मूव कर गया, ठीक है, तो वो किसकी एक्सपेंस पे कर रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी की एक्सपेंस पे कर रहा है। तो ये हमारे पास केस था एक्सपेंशन का, जिसमें एक प्रोसेस जो है, एक सिस्टम है, अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वर्क डन करता है बाय द सिस्टम, ठीक है, तो वो केस हमारे पास होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट केस है हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये केस तो बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिए हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अब हम इसको एडियाबैटिक के केस में देख रहे हैं, तो एडियाबैटिक हमें पता है कि हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट इंटर भी नहीं कर सकती और ना ही लीव कर सकती है। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ़ गैस इज़ कंप्रेस्ड, अगर हम गैस को कंप्रेस करें द वर्क इज़ डन ऑन द गैस, तो हम क्या कर रहे हैं, गैस के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब क्या होगा कि हीट ने तो ना ही इंटर होना है ना ही वो उस कंटेनर को लीव कर सकती है, तो वो जितनी भी हीट है वो सारी क्या हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यानी वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। तो क्या होगा, हमारे पास वर्क डन है ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो हमें पता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हमारे पास नेगेटिव होता है। और इस केस में हमारे पास जो इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी है, ये भी हमने कन्वेंशन में पढ़ा था कि जब हम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये वही केस है कि हमारे पास जब हम वर्क डन करते हैं सिस्टम में, हीट लेफ्ट नहीं कर रही है सिस्टम को, तो क्या होगी, वो सारी की सारी हीट उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगी। तो ये हमारे पास था एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो हमारे पास सेम होता है आइसोथर्म की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा शार्प होता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेशर P2 P1 था, तो हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो क्या था, V1 था, और यहाँ पे जब कर्व एंड हुई तो यहाँ पे प्रेशर हो गया P2 और यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो हो गया V2। मतलब यही है कि हमारे पास जब प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम कम था, और जब प्रेशर कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ यहाँ पे, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो ये हमारे पास सेम ही है। तो हमारे पास इस केस में भी जो PV गैमा
ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये पीवी गैमा क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं। अब ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस था। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जो है, इंटरनल एनर्जी, वो इंक्रीज़ भी हो रही थी और डिक्रीज़ भी हो रही थी। यानी हमारे पास जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हमारे पास जो पीवी गैमा है ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। हमने पीछे ग्राफ में देख लिया। तो हमारे पास ये जो गैमा है ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर की, और इसका रेशो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, ये हमारे पास है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और उसमें हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की हमने आज एप्लीकेशन पढ़ी है, जिसमें दो प्रोसेस थे, आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक। सो आइसोथर्मल में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, और जो आइडियाबैटिक था उसमें हमारे पास केस था कि हीट ना ही इंटर हो रही है ना ही वो लीव कर सकती है, और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रहता सिस्टम का। सो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।